मैं आप सबका और विशेष रूप से जो जम्मू कश्मीर से बाहर से आए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और गिरिराज जी का भी स्वागत करता हूं। तो मैं उनका आभारी हूं कि इस 3 दिन के विचार मंथन कार्यक्रम के लिए श्रीनगर को भारत सरकार के पंचायती राज विभाग ने चुना है। पिछले 2-3 वर्षों में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम श्रीनगर में हो गए, लेकिन मैं मानता हूं कि आज का ये कार्यक्रम ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्राम उदय से भारत उदय का जो संकल्प भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया, उसमें लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये 9 थीम न सिर्फ गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि हम उस नींव को मजबूत कर रहे हैं अपनी, जिस पर हमारे इस महान राष्ट्र की बुलंद इमारत बनाई जा सकती है। हमारी ग्राम पंचायतों को सिर्फ डेमोग्राफी या ज्योग्राफी से डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर उसकी स्पिरिट को समझना है तो हमें 75 वर्ष पीछे जाना होगा, जब भारत का संविधान बन रहा था। जाहिर सी बात है, उस संविधान सभा में बड़ी चर्चा हुई कि हमारे देश का आधार क्या होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय जो बात कही, ग्राम पंचायतें ही संविधान का आधार बनेंगी। विलेज पंचायत विल बी बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस मस्ट बिगिन फ्रॉम द फाउंडेशन एंड इट मस्ट गो अप। एक उस समय बड़े विद्वान राजनेता थे टी प्रकाशम, उनका कहना था कि जिस समय सुशासन के मजबूत आधार पर ग्राम पंचायतें काम कर रही होंगी, उस दिन अन्न के दुर्भिक्ष का सामना देश को नहीं करना पड़ेगा। उसमें फूड सिक्योरिटी एक बड़ी समस्या थी देश के सामने। वस्त्र के अकाल हिंदुस्तान में नहीं होंगे, भारत को खाद्यान्न आयात नहीं करना पड़ेगा, ग्राम पंचायतें स्वावलंबी होंगी, स्वशासित होंगी, लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। यानी आज से 7 दशक पहले टी प्रकाशम साहब ने उन बातों की चर्चा की थी जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। अब विचार करने का विषय है कि क्या कारण था इतने लंबे अंतराल के बाद फिर से उन बातों की चर्चा हमें करनी पड़ रही है। अभी यहाँ के पहले भी कई स्थानों पर इन लोगों ने ये 9 थीम जो बनाए उसके आधार पर वर्कशॉप किया है और उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति, अच्छी रणनीति में कहूँ, बना करके भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, माननीय मंत्री जी गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में और उनके सभी सहयोगियों के नेतृत्व में काम कर रहा है। पाटिल साहब ने थोड़ा संकेत किया, ये सच है कि देश में लंबे समय तक समस्याओं को सुलझाना, सुशासन स्थापित करना और गरीब परिवार को स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्वाभाविक रूप से उदासीनता रही है। ये मुख्य कारण हो सकता है। अनेक बार हम सुनते हैं, अगर आप देखेंगे कि लंबे समय तक जो व्यवस्था थी, हम बचपन में नारा सुनते थे, गरीबी हटाओ। आप में से भी अनेक लोगों ने सुना होगा। गांव को स्वच्छ और स्वावलंबी बनाओ। अब ये आयरनी थी कि जनता ने जिन्हें शासन करने का अधिकार दिया था, वही जनता से कह रहे थे कि आप गरीबी हटाओ, आप स्वावलंबी गांव बनाओ, आप सुशासन चलाओ। हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए श्रीलाल शुक्ल, तो 70 साल पहले वो एक अधिकारी थे, रायबरेली उत्तर प्रदेश में जिला है, वहां के रहने वाले थे। राग दरबारी उनकी एक किताब है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। 70 के दशक में उन्होंने लिखा
कि गांव वालों को सिर्फ लेक्चर दिया जाता है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, खेत की उन्नति, गांव की उन्नति ही देश की उन्नति है। प्रत्येक व्यक्ति जो शासन की तरफ से गांव में लेक्चर देने जाता था, वही संदेह में गिरफ्तार रहता था कि कहीं गांव वाले अधिक अन्न तो नहीं पैदा कर देंगे। जब लेक्चर से काम नहीं चला तब विज्ञापन और पोस्टर का जमाना आया, जिससे संकेत मिला कि भारतवर्ष वास्तव में खेतीहर देश है, लेकिन किसान जानबूझ के अधिक अन्न का उत्पादन नहीं करता है। विज्ञापन के संकेतों, अगर पुराने विज्ञापनों को आप देखेंगे तो ये भी कहा जा गया कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं उगा सकते हो तो देश के लिए अन्न उगाओ। इस तरह के विज्ञापन, लेक्चर दशकों तक चलते रहे, अनेक प्रकार की घोषणाएं की जाती रहीं और संविधान का जो मूल आधार था वो कहीं न कहीं कमजोर होता गया। आज मैं कह सकता हूं कि सही मायने में एक प्रयास प्रारंभ हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और मुझे लगता है कि अगर इस प्रयास को सही मायने, क्योंकि ऊपर से कोशिश जितनी हो, नीचे हम केवल यही मान करके बैठ जाएंगे कि ये ऊपर वालों का काम है तो वो जमीन पर उतरने वाला नहीं है। अगर सबने सामूहिक रूप से, एक सामूहिक चेतना के आधार पर इस काम को किया तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा जिसकी कल्पना बापू ने की थी। उस कल्पना को हम जमीन पर साकार कर सकेंगे। बुनियादी सुविधाओं और जो नागरिक की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकेंगे। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाई पैदा हो गई है उस खाई को भी हम कम कर सकेंगे। इसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्षों में मैंने ये महसूस किया है कि जम्मू कश्मीर में अगर बदलाव हुआ है तो उसमें आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुझे लगता है कि कभी कभी एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि विकास की असली इकाई पंचायत ही है। हमको ये भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं तो मेरे ही हिसाब से चलेगा। जब पंचायतों के हिसाब से व्यवस्था चलेगी तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं खासतौर से अपने बीडीसी चेयरमैन साहिबान, डीडीसी चेयरमैन साहबान से निवेदन करना चाहता हूं कि मूल इकाई वही है और हम सबको मिलकर के एक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा तो वहीं से पैमाना नापा जाएगा कि विकास कितना हुआ है, क्योंकि और कोई दूसरी जगह तो होती नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस काम में हम सब मिलजुल करके एक जन भागीदारी की भावना से, एक समावेशी विकास की कल्पना से और तेज गति से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश में यह व्यवस्था पहले लागू हो गई थी, हमारे यहाँ देरी से लागू हुई। तो देरी से लागू हुई तो हमको रफ्तार बढ़ानी होगी। जब आप भी देख रहे होंगे जो फिल्म दिखाई गई है कि उड़ीसा की कोई पंचायत थी, कर्नाटक की कोई पंचायत थी, मुझे लगता है कि अब अगली फिल्म जब बने तो उसमें जम्मू और कश्मीर की पंचायत भी आवे। ये अगर हम नहीं कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं। ये सच है कि थोड़ा विलंब से हम लोगों ने शुरू किया है, लेकिन जैसा मनदीप कौर ने बताया, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हम लोगों ने ठीक ढंग से ट्रांसफर कर दिए। हम अपने अधिकारों के बारे में सामान्यतः मानव स्वभाव है, ज्यादा सचेष्ट होते हैं, कर्तव्यों के प्रति थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या जो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उनको इन दोनों बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है और दोनों का एक संतुलन, बैलेंस बना रहता है। तभी मैं समझता हूं जिस गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, ये सच है कि अब हम किसी पद पर बैठे हों, अगर जिस पंचायत के हम प्रतिनिधि हैं उस पंचायत की सामान्य जनता, सामान्य नागरिक की भावनाओं का समावेश हमारे प्लान में नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप सब समझदार लोग हैं, मुझे पूरा भरोसा है
कि जिस तरह से आपने काम किया है आने वाले समय में इसे और हम बेहतर करेंगे। पंचायतों और बाकी ब्लॉक और डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी शासन और प्रशासन में बढ़े, सैद्धांतिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर हूं। काफी कुछ बदला है और मैं समझ सकता हूं कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के बजट का निर्माण हो, पंचायतों का हो, पूरा डिटेल में उसमें समय नहीं जाया करना चाहता हूं। मनदीप कौर ने पूरा विस्तृत बता दिया है और जो हमने बेंचमार्क स्थापित किए हैं, चाहे वो अमृत सरोवर में हो, आजादी के अमृत महोत्सव में हो, ये सब आपके कारण ऐसा हुआ है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। बैक टू विलेज के दौरान मैं भी कई जगह गया था और उस समय अपने विचार हमने भी साझा किए थे। 26 रिकमेंडेशन का जिक्र लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, विलेज विद गुड गवर्नेंस, इन 26 रिकमेंडेशंस का जिक्र किया गया है। उसमें 5-6 मुख्य बातों पर जम्मू कश्मीर का ग्रामीण विकास विभाग पहले से काम कर रहा है और मुझे लगता है कि बाकी चीजों को भी ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, लेकिन 5-6 चीजें तो काफी पहले से हमारे काम का हिस्सा रही हैं। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, जनता की राय, आम जनता की जरूरत, तीनों स्तरों पर, या वो पंचायत हो, ब्लॉक हो या जिला हो, हम सब मिलकर के इसका रखें। एक तरफा और ऊपर से थोपे जाने वाली व्यवस्था मुझे लगता है कि जहां भी चलेगी वो व्यवस्था लोगों का भला नहीं कर सकती। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि 30,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में ऐसे हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो आपने चिन्हित किए। प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरे हों, इसकी भी कोशिश की जा रही है। मुझे याद है 2020 में बांदीपुरा के गांव में गया था, वहां एक हॉस्टल का निर्माण हो रहा था। सामान्य रूप से आदत अभी भी है कई जगह, काम शुरू हो रहा है, इसकी लागत इतनी है, काम कब खत्म होगा, ये लिखने की परंपरा नहीं थी। अभी भी कुछ लोग उस प्रक्रिया को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि काम जब शुरू हो रहा है तो हमें उसी पर ये तारीख भी लिखनी चाहिए कि काम समाप्त कब होगा। उससे एक विश्वसनीयता भी बनती है, हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहती है। जनता को समय पर लाभ न मिले, मुझे लगता है कि फिर निर्धारित सेवाओं का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है और ये एक प्रकार का अपराध है। अखनूर के पास एक गांव में कुछ लोगों को संवाद के बारे में मुझे जानकारी हुई और केंद्र सरकार से आ रही बहुत सी योजनाओं को उनको जानकारी नहीं है। मुझे लगा कि हो सकता है जागरूकता के लिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन का पेनिट्रेशन न हो पाया हो या कुछ बैरियर हो, और इसके लिए भी प्रयास हमारे ग्रामीण विकास विभाग ने काफी किया है। बैक टू विलेज का कार्यक्रम हो, पंचायतों में यूथ क्लब बनाने का काम हो, हर प्रकार से कोशिश की गई है। और गुड गवर्नेंस के 8 सिद्धांतों में मैं मानता हूं कि जो तीसरा सिद्धांत है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, वो सबको जोड़ करके रखता है। और अगर पंचायत के किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो उसकी तुरंत सुनवाई हो, ये आवश्यक है, समय सीमा के भीतर हो, और जो सुनवाई न हो, अगर निवारण होने लायक है तो निश्चित रूप से निवारण हो। तभी हम समता, समानता और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अनेक प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं। डिजिटल पंचायत हम बना रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों से लोग आए, इसलिए मैं लगता है कि मुझे बताना आवश्यक है
कि 28 अक्टूबर 2020 वो अंतिम शुक्रवार था उस महीने का, अक्टूबर का। तो अपनी आंखों के सामने मैंने 217 ट्रकों में फाइल श्रीनगर से जम्मू जाते हुए खुद देखी थी। वहां से यात्रा हमारी प्रारंभ हुई और आज हम डिजिटल पंचायत की भी बात कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, केवल बात नहीं कर रहे, इसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 700 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कर दी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया जाए। लगभग कर दी गई हैं और वो महीने भर में पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएंगी। प्रयास काफी हुआ है। एक यहाँ बड़ी कठिनाई थी लैंड रिकॉर्ड्स की, बिदोड़ी उसको ठीक करने में काफी बिदोड़ी की भूमिका रही है। मुझे याद है कि यहाँ का पटवारी कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर होता था, वही पूरा प्रशासन चलाता था, क्योंकि 200-250 लोग थे, वही पढ़ना जानते थे लैंड रिकॉर्ड। अब लैंड डिजिटाइजेशन के बाद हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक मिलने के बाद मैं समझता हूँ कि जो वो असली मालिक हैं जमीन के, वो ताकतवर हुए हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि अगर महाभारत के काल में भी लैंड का डिजिटाइजेशन हो गया होता तो इतना बड़ा युद्ध न होता, क्योंकि पांडव तो 5 ही गांव मांग रहे थे। भगवान कृष्ण जैसा आदमी 5 गांव का फैसला न कर पाता, ये सोचने की बात नहीं। लेकिन उस समय भी इसी के कारण दिक्कत हुई। और जिन श्री लाल शुक्ल का मैं नाम ले रहा था, वो राज दरबारी में एक पात्र है लंगड़ा। लंगड़ा माने जिसका पैर खराब है, तो एक ही पैर से वो लंगड़ था। उसको बेचारे को रेवेन्यू रिकॉर्ड लेना था। वो तहसील के चक्कर लगाते लगाते डॉक्टर ने कहा कि दूसरा पैर खराब होने वाला, तो तहसील जाना बंद कर दिया बेचारा। ये परेशानियां लोगों ने झेली हैं देश में और यहाँ भी। मैं भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का मंत्री जी का, उप राज्य मंत्री जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का आभारी कि आप सबने जम्मू कश्मीर के विकास में भी अभी मंत्री जी ने 1,95,500 सही कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को आवास दिया। मेरे पास कई लोग निजी तौर पर आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है, मेरा नाम तो सूची में है लेकिन हमारे पास जमीन नहीं, घर कहाँ बनेगा। फिर एक फैसला लिया गया कि ऐसे लोग जो एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उनको सरकारी जमीन दी जाएगी। 2011 के सेंसस के आधार पर सूची बनी। आवास प्लस कैंप लगा करके जो लोग छूट गए थे आवास प्लस में, उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन अब गरीब आदमी को जमीन मिल जाए, उसका घर बन जाए, तो कुछ लोगों को दर्द स्वाभाविक होता है। उनका बयान आने लगा कि साहब ये बाहर के लोगों को ला करके बसाया जाए। मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की बेवकूफी भरी बातें जो लोग करते हैं वो केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आप सब अपने अपने जिलों के डीडीसी चेयरमैन बैठे हैं, बीडीसी चेयरमैन बैठे हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो बाहर का है जिससे जमीन दी गई है? एक व्यक्ति का नाम। तो आप इस बात को समझिए कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उन्हीं के कारण 40-50 हजार बेगुनाह लोगों का खून हुआ इस धरती पर। और आपको मैं इसलिए बात कर रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। लोग पूछते हैं कि बदला क्या है? मैं कहना चाहता हूं बदला यह है कि जम्मू कश्मीर की धरती से स्ट्रीट वायलेंस पूरी तरह समाप्त हो गया। इतिहास की बातों को ये बदल गया। अब किसी के डिक्टेट पर यहाँ के दुकान और यहाँ के स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते, ये बदला। आपने ऐसी व्यवस्था बना करके रखी हुई थी, अंधेरा होने के पहले घर के अंदर हम प्रवेश कर जाए, पता नहीं सुरक्षित बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आपने ये व्यवस्था बना के रखी। आज 10 बजे रात को भी रेस्टोरेंट खुले हैं और झेलम के किनारे आप जाइए, अनेक नौजवान बच्चियां बच्चे मिलेंगे जो संगीत भी गा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। ये बदलाव हुआ। तो इसलिए मैंने आपसे जानबूझ कर कहा कि आप 35,000 लोग चुने हुए प्रतिनिधि, इस तरह की भावनाओं को भड़का करके लोगों को सड़क पर लाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहते, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की नहीं चाहते। इस नियत को समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। मैं आप सबको फिर से एक बार ये कहना चाहूंगा कि विलेज विद गुड गवर्नेंस ये हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। हम सब मिलकर के
इस पर काम करें। मंत्री जी को बोलना है, इसलिए मुझे भी किस्से बहुत याद आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि बात यहीं खत्म करते हैं। दो पंक्ति कह करके, नई जमीन अता हो नया मकान भी बने, नई जमीन अता हो नया मकान भी बने, हमारे हिज्र का कुछ मुनफरिद निशान भी बने। तमाम हिज्र जदा लोग मेरे साथ चलें, फिरा के यार के मारों का कारवां भी बने। उगा रहा हूं नए पेड़ घर के आंगन में, कोई तो हो जो मेरे घर का साएबा बने, कोई तो हो जो मेरे घर का साएबा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।